हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर यूनानी आक्रमण किस तरीके से हुआ। तो आइए सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, कहाँ पर क्या था। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र और थोड़ा सा ये मिला करके महाजनपद था, पर इधर का जो कुछ क्षेत्र है उधर में कमज़ोर राजा रहते थे और इधर में स्ट्रांग राजा रहते थे। आप लोगों को पता होगा कि मगध जो था बहुत ही मजबूत राजाओं का गढ़ था। अगर हम ध्यान दें तो कोई भी अगर आक्रमणकारी आएगा तो वो कमज़ोर राजा की तरफ से ही आक्रमण करेगा, कोई भी मजबूत की तरफ से आक्रमण नहीं करता है। तो जो भी आक्रमण होगा इधर ही से होगा। अब आप लोगों को आगे का मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण हुआ वो विदेशी आक्रमण में सबसे पहले ईरान का आक्रमण हुआ। ठीक है, ईरान में जो वंश थे उसका नाम था हकमनी वंश था। इनके द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया। क्वेश्चन आपका बनेगा कि सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण में किस देश का आक्रमण हुआ। तो सबसे पहले ईरान का हुआ। अच्छा, ईरान में कौन से वंश का सबसे पहले? तो हकमनी वंश का। दूसरी बात, प्रथम आक्रमण कब हुआ और कौन किया? तो साइरस नाम के एक थे शासक, उन्होंने किया था 528 बीसी, मतलब ईसा पूर्व से 529, इसके बारे में लिखा जाता है। तो सबसे पहला देश कौन सा है जो भारत पर आक्रमण किया? तो वो है ईरान। दूसरी बात, किस वंश ने किया? तो हकमनी। हुआ क्या था उस समय में कि भारत के ऊपर सबसे अहम बात समझ लीजिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी संपदा थी, तो उस समय में जो भी व्यक्ति अगर भारत पर नज़र डालते थे तो उनकी इच्छा होती थी कि भारत पर किसी तरीके से हम अपना हक जता लें। तो इसी वजह से ईरान के सबसे पहले जो आक्रमणकारी हकमनी वंश के आए तो उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन ये उतने सफल नहीं हो पाए और ये चले गए। दूसरी बात, साइरस भी आए, ये भी आक्रमण किया, लेकिन इनको भी कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। आगे फिर क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहला जो सफल आक्रमण भारत पर हुआ वो सबसे पहले डेरियस द्वारा पहली बार ये 516 ईसा पूर्व में किया गया था और उस समय में ये पहला सफल आक्रमण माना जाता है, लेकिन इनको भी बहुत ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उस समय में भारत के पश्चिम उत्तर भाग, ये वाला जो आप देख रहे हैं पश्चिम उत्तर भाग जो ऊपर में मैंने लिखा था आपको, वो वाला भाग जीत लिया था और ईरान का 20वां प्रांत उसको बनाया गया था, जहाँ 360 टैलेंट वर्ण यानी मुद्राएं ली गई थी, यानी सोने का ये उस समय में पैसा चलता था, 360 लिया गया था और यहाँ से प्राप्त किया गया था। अब आपको दिखा दूं पश्चिम उत्तर भाग कहाँ पर है भारत का। तो ये देखिए, ये जो आपको क्षेत्र नज़र आ रहा होगा ये पूरा क्षेत्र जो है पश्चिम उत्तर का है। ये वाला क्षेत्र, ये पश्चिम उत्तर का है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे की अगर बात करें हम लोग तो इन सब आक्रमणों का ईरान जो आक्रमण किया उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे अच्छा प्रभाव ये हुआ कि खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ और ईरानी जो है उस समय में, जिसको अरमाइक लिपि कहा जाता था, उस समय में ईरानी लोग अरमाइक लिपि का इस्तेमाल करते थे। तो ये अरमाइक लिपि से ही खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ, यानी खरोष्ठी लिपि किससे आई? तो अरमाइक से। तो यूनानियों की एक देन रही, ये खरोष्ठी लिपि के आविष्कार में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बाद में चल करके मौर्य कला पर भी ईरान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो कि आप राजप्रसाद स्तंभ देखते होंगे, अशोक स्तंभ इस टाइप से होगा, और जो अभी भारत का स्तंभ बना हुआ है आपने देखा होगा चित्र, मुझे तो बनाना उतना बेहतर आता नहीं है, पर अशोक स्तंभ आपने देखा होगा कि इस तरीके से 3-4 शेर वाला जो आप देखते होंगे चित्र, तो वो भी उस समय की कला थी जो कि बहुत बेजोड़ मानी जाती थी। और उसके बाद आर्थिक संबंध भी ईरान के साथ भारत का बन गया। तो इस तरीके से ईरानी आक्रमण का इतना सारा आपको डिटेल्स याद रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यूनानी आक्रमण आपको रखना है याद। तो चलिए यूनानी आक्रमण में देखते हैं क्या है। तो समझ लीजिए सबसे पहली बात कि यूनानी आक्रमण में
कुछ बातें हम लोग बेसिक जान लेते हैं। ये फिलिप एक शासक का नाम है, राजा का नाम है, जो कि सिकंदर, आप लोगों ने सुना होगा सिकंदर महान के बारे में, जो विश्व विजेता निकला था विश्व विजेता बनने के लिए। तो इनका दूसरा नाम अलेक्जेंडर भी है, उनके पिता थे ये। और ये जो फिलिप साहब थे वो मकदूनिया के ये शासक थे। लेकिन क्या हुआ कि 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का ये शासक बना, और जिसकी हत्या कब हो गई? 329 बीसी में इनकी हत्या कर दी गई। किन की? फिलिप की हत्या कर दी गई, मतलब सिकंदर के पिता की। तो अब जाहिर सी बात है, पिता के मरने के बाद बेटा ही उस कुर्सी पर बैठेगा। तो 329 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की ही मात्र आयु में सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक बन गया। लेकिन ये बचपन से ही काफ़ी अच्छे थे, और इनके जो चाल चलन थे, लक्षण थे, या इनका जो तरीका था, लाइफ स्टाइल थी, पर्सनालिटी थी, सिकंदर की काफ़ी बेहतर थी। इसलिए इन्हें अरस्तु बहुत पसंद किया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा, ये अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे उस समय के, बहुत बड़े। आप लोग अरस्तु के बारे में जानकारी आप लोगों ने कुछ बुक में भी पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ों की खोज अरस्तु ने की थी। देखिए, वह विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से 326, बहुत इंपॉर्टेंट है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था पहली बार। तो ध्यान रखिएगा, अरस्तु ने कहा था, ये सिकंदर को कहा था अरस्तु ने, कि तुम विश्व विजेता बन सकते हो, तुम में वो सारे गुण हैं जो विश्व विजेता में होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है ख़ास तौर से सिकंदर जो है अपने आप में ठान लिया कि मुझे विश्व विजेता बनना है, और रास्ते पर चल दिया। नतीजा, बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे युद्ध को जीता, लेकिन अंततः आपको पता चलेगा कि उनकी मृत्यु लड़ते लड़ते ही हो जाती है। तो चलिए हम लोग अब आगे का देखते हैं। पहली बात, वह कहाँ पर किस तरीके से आक्रमण किया ये समझिए। वह हिंदू कुश पर्वत है, उसको पार करके भारत आया था। क्वेश्चन बनता है, वो कहाँ से भारत में एंट्री मारा था? तो हिंदू कुश पर्वत है, जहाँ पे आपको दिखाए थे थोड़ी देर पहले, ये भारत है, और ये भारत में इधर में ये हिंदू कुश पर्वत पड़ता है। इसको पार करके और ये कहाँ आया था? तो भारत में आया था। कौन? सिकंदर। अगर आगे की बात करें तो तक्षशिला का एक शासक था जिसका नाम था आम्भी। आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब आम्भी जो राजा था उसको लगा कि नहीं, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। सिकंदर के सैनिक वगैरह को देख करके ये काफ़ी डर गए थे, और इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि इनको फिर सिकंदर का सहयोग करना पड़ा, सहयोगी बनना पड़ा। सहयोगी मतलब सिकंदर आप कुछ भी करेगा तो उसका ये साथ देंगे। कौन? ये आम्भी जो राजा हैं, ये आम्भी नाम के जो राजा हैं वो उसका साथ देंगे। आगे की बात करें तो पंजाब के एक शासक थे जिनका नाम पोरस था, या पुरू भी कई जगह पर लिखा आता है। उनके साथ झेलम एक नदी का नाम है, आप लोग यहाँ पर देखे होंगे झेलम नदी के बारे में। चलिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर झेलम नदी पड़ता है। झेलम नदी पर क्या हुआ कि झेलम नदी पर ये आक्रमण हुआ था, झेलम नदी के किनारे। तो उस समय में इसी युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है, या हाई प्रेसिस का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध हुआ था जिसमें क्या हुआ, पोरस जो था वो बुरी तरीके से हार गया। तो हारने की वजह से क्या हुआ, लेकिन हारा तो जरूर, लेकिन उसने इतनी वीरता से लड़ाई की, युद्ध लड़ा, कि सिकंदर को काफ़ी पसंद आया। उसकी जो लड़ने का तरीका था, उसका जो साहस था, ये सब पसंद आया, जिसके कारण उसने पोरस को युद्ध में जीते हुए वो सारे साम्राज्य दे दिए, जितनी भी चीज़ें जीती थी उसको दे दिया। अब आगे क्या होता है, सिकंदर बढ़ता आगे। सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी पार करने से मना कर देती है। अब सवाल उठता है कि ब्यास नदी पार करने से मना क्यों किया सिकंदर की सेना ने? तो उसके कई कारण थे। देखिए, यूनान कितनी दूर है, यहाँ से ये भारत आ गया लड़ने के लिए, फिर यहाँ पर बहुत सारे युद्ध को लड़ रहा है। लड़ने के बाद जो है काफ़ी थक गया था, और इन लोगों में देखिए यूनान की जो वातावरण है वो अलग है, अब भारत का जो वातावरण है वो अलग है। तो उनको यहाँ का वातावरण यहाँ आकर के सूट भी नहीं कर रहा था। कितने लोगों की तबीयत भी खराब हो गई थी, और कई कारण में से एक कारण ये भी बताया जाता है कि मगध में जो राजा था उस समय में, उसका नाम था, आप लोगों को पता होगा, नंद वंश का राजा था, उसका नाम था घनानंद।
घनानंद जो था ये बहुत ही प्रचंड राजा था, बहुत ही खतरनाक राजा, एकदम क्रूर टाइप का राजा था। तो इसकी वजह से भी कई बार कहा जाता है कि ये लोग काफ़ी डर गए थे, लेकिन अब इसमें से जो भी कारण रहा हो, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। तो मना करने के बाद क्या हुआ कि सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा और रहने के बाद 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटने का उन्होंने निश्चय कर लिया। 323 में, देखिए 325 में उन्होंने वापस लौटने का निर्णय लिया। दो तरीके की सेना बनी, एक जल सेना बनी और एक थल सेना बनी। थल सेना का जो सेनापति खुद सिकंदर बना और इसका दूसरे कोई व्यक्ति बन गए थे। आगे की बात करें तो समझिए अच्छे से, 323 में ही 23 वर्ष की उम्र में या 33 वर्ष की उम्र में, ये 23 वर्ष होगा, 23 वर्ष की ही आयु में जो है एक बेबीकोन जगह का नाम है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। सवाल ये उठता है कि सिकंदर का या यूनान का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो समझिए, एक तो निकैया बकाउफेला नगर का निर्माण किया गया। देखिए निकैया का मतलब हो जाता है विजेता। तो जब ये आया था जीता तो भारत के अंदर में, तो इसीलिए एक नगर बसा दिया जिसका नाम था निकैया। और बाउकेफला जो है सिकंदर के घोड़े का नाम था, जो कि उसको बहुत मानता था, इसीलिए इसका नाम बकाउकेफला रख दिया गया, उस नगर का नाम। तो ये दो नगर इन्होंने बसा दिए। चलिए आगे क्या है, गंधार शैली का विकास इन्होंने करवाया। आपको पता होगा कि यूनानी ही कला गंधार कला शैली में लिया जाता है। गौतम बुद्ध की जो मूर्ति वगैरह बनाई गई थी वो गंधार कला शैली से ही बनाई गई थी, जिसमें यूनानी और भारतीय दोनों को मिक्स करके बताया जाता है। तीसरा जो हुआ वो भारत का एकीकरण हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये काम हुआ। भारत का एकीकरण का मतलब, जैसे ये भारत है तो ये कई भागों में, उस टाइम में भारत जो है वो कई भागों में बटा हुआ था और उस समय में लोग जो है अपने शासन कला को समझ नहीं पा रहे थे। तो ये तमाम भारत को एक करने के लिए इन्होंने प्रेरणा दी। कहा कि अगर यहाँ पर कोई कमज़ोर राजा है तो भारत में कोई भी आदमी इधर से एंट्री मारेगा तो क्यों ना सब एकीकृत किया जाए और ता करके ये पूरा भारत अपने आप में बहुत मजबूत हो जाए। इस ओर भी ध्यान को आकर्षित किया। आगे की बात करें तो यूनान के साथ जो है व्यापार वगैरह का भी संबंध बहुत अच्छा बना। वाणिज्य व्यापार काम शुरू हुआ, निर्यात उर्यात शुरू हुआ। और एक कहा जाता है, सवाल ये उठता है कि ये जो अभी हम आपको ये सारी बातें बताएं वो सब जानकारी कहाँ से मिलती है। तो वो सब जानकारी जो यूनानी लोग थे, यूनानी यात्री लोग थे, उन लोगों ने लिखा है किताब, जिसमें एक का नाम निरियाकस हमने लिख दिया है। उसने अपनी बुक में इन सब बातों की चर्चा की है। और भी राइटर सब हैं जो ये सारी बात बताते हैं। इससे फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे भारतीय इतिहास को भी लिखने में काफ़ी मदद मिल जाती है, क्योंकि ये सब में जो है उन लोगों ने क्या लिख रखा है, तिथि वगैरह लिख रखी है। तो तिथि वगैरह से हम लोगों का भी इतिहास लिखने में थोड़ा आसानी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, बाय।